एक नौजवान पेशेंट 30-40 साल की उम्र होगी उसकी। जब उसको लाया गया तो देखा कि दम लग रहा है, बहुत ज़्यादा चेहरे पे सूजन है, पैरों पर सूजन है और बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है और वो सर के दर्द से तड़प रहा था। ये डेंगू का पेशेंट था। आजकल डेंगू का बुखार, जिसे ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बदन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ये एक आम बुखार हो चुका है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि टाइफाइड किसको कहते हैं और बुखार को किस तरह देखना चाहिए। थर्मामीटर के इस्तेमाल के बारे में मैंने आपको बताया था। मैं डॉक्टर नजीब फ़हमी। हम इस वीडियो में देखेंगे कि डेंगू के फीवर को किस तरह से हैंडल किया जाए। डेंगू एक वायरस की वजह से होता है और ये मच्छर काटने की वजह से होता है। ये मच्छर दिन में काटते हैं जनरली। हमारे हाथ पैर के जो हिस्से खुले होते हैं वहाँ पर जब ये मच्छर काटते हैं, एडीज़ मच्छर, उसकी वजह से ये बुखार हो सकता है। इसकी कुछ ख़ास बातें हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें जिस्म से प्लेटलेट कम हो जाते हैं, जो हमारे खून को क्लॉट करने के लिए, जमाने के लिए काम आता है, वो प्लेटलेट कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो जा सकती है और उसकी वजह से पेशेंट थोड़ा सा सीरियस हालत में पहुंच सकता है। तो आज हम देखेंगे कि उसके कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, आम सिम्टम्स क्या हैं और उसके ख़ास सिम्टम्स क्या है, पेक्युलर क्या सिम्टम्स हैं। आम तौर पर हम देखेंगे कि उसमें इस डेंगू फीवर में भी बुखार होता है, आँखों में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, बदन दर्द होता है, साथ साथ चेहरा लाल हो जाता है। लेकिन ख़ास सिम्टम्स ये हैं जिस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कोई भी बुखार का पेशेंट अगर ऐसा हो कि उसकी आंखें लाल हो जाएं, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स हो और वॉमिटिंग्स के साथ साथ उसके पेट में दर्द अगर हो रहा है, दांतों में से अगर खून आ रहा है या नाक में से अगर खून आ रहा है या ब्लैक मोशंस या काला स्टूल्स अगर पास कर रहा है हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हो रही है। ये तमाम सिम्टम्स डेंगू के हो सकते हैं। साथ साथ कुछ पेशेंट्स को दम लगना शुरू हो जाता है क्योंकि उनके फेफड़ों में पानी जमा हो जाता है, या किसी के पैरों पे सूजन आ जाती है। तो ये सिम्टम्स अगर किसी में पेशेंट में 3-4 दिनों में अगर आ जाएं किसी को, तो आपको डाउट करना चाहिए कि हो सकता है ये डेंगू का बुखार हो। तो इसके लिए आपको करना ये है कि इसको सलीके से अच्छे डॉक्टर के पास इसको देखना चाहिए। ये जो पेशेंट मैंने अभी जिसका जिक्र किया, ये 5 दिनों तक टाइफाइड बोलकर ट्रीटमेंट लेता रहा और उसकी तबीयत बिगड़ती रही। घर पर वो इंजेक्शन ले रहा था, जिसकी वजह से मामला बिगड़ गया। तो इसको देखना चाहिए कि डेंगू है तो किस टाइप का है और उसकी सीवियरिटी क्या है। जनरली ये देखा गया कि ये पेशेंट्स का बुखार 4-5 दिन तक बहुत सीवियर होता है। जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा बदन में दर्द होता है, लेकिन बुखार कम होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उनके प्लेटलेट कम होना शुरू होते हैं। ये ज़्यादा प्लेटलेट कम होते हैं। हो सकता है शुरू में भी कुछ प्लेटलेट कम हो जाए, लेकिन बुखार कम होने के बाद ज़्यादा प्लेटलेट कम होते हैं। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। इसको हमको ब्लड टेस्ट सलीके से करके देख लेना चाहिए। इन पेशेंट का डायग्नोसिस करने के लिए आपको ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है, कंप्लीट ब्लड पिक्चर, और कंफर्म करने के लिए जब प्लेटलेट कम होने शुरू हो जाएं सीजन के लिहाज से और ये सिम्टम्स को अगर देखा जाए तो डेंगू का डायग्नोसिस हो सकता है। लेकिन साथ साथ हम डेंगू का और भी एक टेस्ट, डेंगू टेस्ट जो है वो भी करवाते हैं, जिसमें IgG, IgM और NS1 एंटीजन देखते हैं। तो इनकी रिपोर्ट्स आने के साथ साथ पेशेंट के सिम्टम्स के लिहाज से ट्रीटमेंट तय होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक याद रखिए कि पेशेंट को अगर खय होते होंगे, लूज मोशंस हो रहे होंगे, पेट में दर्द होगा, मतली होगी, लेकिन ये पेशेंट के जिस्म से पानी कम नहीं होना देना चाहिए। उसका पानी का इंटेक, पानी पीना चालू रहना चाहिए, क्योंकि होता यह है कि इस बुखार की वजह से जो इंट्रावेस्कुलर यानी खून की नालियों के अंदर जो पानी मेंटेन होना चाहिए, ब्लड के अंदर जो पानी होना चाहिए, वो निकलकर जिस्म के बाकी हिस्सों पर चला जाता है, जिसकी वजह से पूरे जिस्म पर सूजन आ जाती है। चेहरे पे सूजन महसूस होगी, दम लगेगा क्योंकि फेफड़ों में पानी जमा हो गया, पेट फूल जाएगा, लीवर पे सूजन आ जाएगी, पैरों पे सूजन आ जाएगी। वो इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पर पानी निकल गया, खून के अंदर से पानी निकल के जिस्म के दूसरे हिस्से में पहुँच गया। तो खून का पानी अगर सूख जाए तो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पानी पीते रहें और पानी का लेवल खून के अंदर मेंटेन करने की कोशिश की जाए। अगर ये पानी पीकर हो सकता है आसानी से तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स हैं और कंट्रोल नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा बुखार है, मतली है, खय है, तो हमको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसको पेशेंट को एडमिट कर उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर के सुपरविजन में लेना चाहिए। आमतौर पे इन तमाम चीज़ों को निगलेक्ट करके हम सिर्फ घर पर ट्रीटमेंट लेने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन ये पेशेंट्स को कंटिन्यू IV फ्लूइड्स देने की ज़रूरत होती है, ग्लूकोज लगाने की ज़रूरत होती है, ताकि उनका खून के अंदर का पानी मेंटेन हो सके, उनका BP मेंटेन हो सके। इसका सिंपल टेस्ट मैं आपको बताता हूँ कि जिस्म में खून के अंदर पानी मेंटेन है या नहीं है, या उसका ब्लड प्रेशर बराबर मेंटेन है या नहीं है। ये देखने के लिए आपको ये देखना चाहिए कि हर 1-2 घंटे में पेशेंट को पेशाब होना चाहिए, साफ़ पेशाब होना चाहिए। यूरिन अगर वो पास कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसका BP मेंटेन है।
तो उस पेशेंट के सिलसिले में आप इंतज़ार कर सकते हैं। बुखार तो 3-4 दिन बहुत तेज़ आने वाला है, हर 6 घंटे में बुखार आएगा और जाएगा, जाड़े के साथ भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा बदन दर्द रहेगा, सर दर्द रहेगा, ये परेशानी की बात नहीं है। लेकिन ये कंटिन्यू अगर रहता है, कम ही नहीं होता है, तब हमको इसमें परेशान होने की ज़रूरत है। ब्लड टेस्ट करने पर हम ये देखेंगे कि प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, तो वो भी कोई बात नहीं है। लेकिन प्लेटलेट कब चढ़ाने चाहिए वो मैं ट्रीटमेंट के सिलसिले में आपको मैं बताऊंगा। तो ये प्लेटलेट अगर गिरना शुरू होते हैं तो ये उसका नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल कोर्स है, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ करना ये है कि हमको बीपी मेंटेन करना है, उसका खाना पीना मेंटेन करना है, उसके जिस्म में पानी मेंटेन करना है। इसके साथ साथ अगर प्लेटलेट बहुत ज़्यादा गिरते हैं, साथ में ब्लीडिंग अगर शुरू हो जाती है और प्लेटलेट गिरते गिरते 20,000 से नीचे चले जाते हैं और ब्लीडिंग हो रही है, तब उनको प्लेटलेट देना पड़ता है। प्लेटलेट भी SDP यानी सिंगल डोनर प्लेटलेट जो होते हैं वो काम के होते हैं। सादे प्लेटलेट जो आमतौर पर मिलते हैं वो अगर दे दिए जाएं तो ये देखा गया है कि जो प्लेटलेट ऑलरेडी है जिस्म के अंदर, नए प्लेटलेट जाकर उनको भी मार देते हैं, जिसकी वजह से प्लेटलेट काउंट और गिर सकता है। सादा प्लेटलेट चढ़ाने से एहतियात करना चाहिए, लेकिन SDP सिंगल डोनर प्लेटलेट हर जगह मौजूद नहीं होता, बहुत कॉस्टली भी है, तो वो आपके हालात के लिहाज से उसके बारे में फ़ैसला लिया जा सकता है। तो प्लेटलेट कब चढ़ाना चाहिए? तभी। मेरे पास पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको 9,000 में भी मैंने प्लेटलेट नहीं चढ़ाया, 10,000, 12,000, 15,000 ऊपर के आप देख लीजिए, सब किसमें भी प्लेटलेट वो लेवल पर भी प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनको ब्लीडिंग नहीं हो रही थी और पेशेंट स्टेबल थे। तो ये फैसला कि प्लेटलेट कब चढ़ाया जाए, खून कब दिया जाए, इसका फ़ैसला आपका ट्रीटिंग डॉक्टर ही करेगा। आप लोग पैनिक होकर जब बोलेंगे कि प्लेटलेट चढ़ाइए, तो प्लेटलेट अगर चढ़ाए जाते हैं तो उससे फ़ायदा होने से ज़्यादा नुकसान होने का डर रहता है, क्योंकि जिस्म में बाहर से डालने वाली चीज़ प्लेटलेट ख़ास तौर पर जब बाहर से आते हैं, उसकी वजह से ये हो सकता है कि जो मौजूद प्लेटलेट ऑलरेडी जिस्म के अंदर हैं, वो दोनों के झगड़े में और प्लेटलेट कम हो सकते हैं। तो आप अपने तौर पर अपने तरफ से डॉक्टर्स के पीछे पड़ के प्लेटलेट चढ़ाने की गुजारिश, रिक्वेस्ट मत कीजिए, डॉक्टर की तरफ से बात आने दीजिए, तब ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स वगैरह का ज़्यादा बहुत रोल नहीं है, सिर्फ इसमें यह है कि तबीयत को मेंटेन करते हुए हमको आगे लेकर जाना पड़ता है पेशेंट को। 4 दिन 5 दिन ये परेशानी रहेगी, फिर प्लेटलेट आहिस्ता आहिस्ता जब इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं, जैसे ही प्लेटलेट समझिए 30,000 पर है, जैसे प्लेटलेट अगला टेस्ट आपने करवाया नेक्स्ट डे वो 35 हो गया, 34 हो गया, यानी बढ़ने का ट्रेंड जब चालू हो गया, तो फिर वो पेशेंट अपने आप स्टेबल हो जाता है बहुत तेज़ी से। उतना सूजन का पेशेंट छाती में, पेट में भरा हुआ जो पानी है, लंग्स में भरा हुआ पानी है, 2 दिन में सूख जाता है, उसमें परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं होती, तेज़ी से पेशेंट इंप्रूव हो जाते हैं। सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज़ में, बूढ़े अफराद में, ओल्ड एज में और बहुत ज़्यादा मोटे लोगों में जिनको शुगर, BP, हार्ट का प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंटों को आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, एहतियात करने की ज़रूरत है। नौजवानों में भी ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन तेज़ी से रिकवरी देखी गई है। तो ये डेंगू के बारे में कुछ तफसीली बातें थी। इस सबसे बेहतरीन काम इसमें यह है, इससे बचने के लिए, कि आपको मच्छर से बचना चाहिए। मच्छरों से बचने के सिलसिले में आपको मच्छरदानी यानी मॉस्किटो नेट का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मॉस्किटो नेट नॉन केमिकल प्रिवेंशन हो सकता है। बाकी चीज़ें अगर आप यूज़ करेंगे, अगरबत्ती है, कॉइल्स हैं या लिक्विडेटर्स हैं, ये केमिकल्स हैं और ये डेंजर हो सकते हैं। मॉस्किटो रेपेलेंट जो जिस्म पे लगाए जा सकते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फुल आस्तीन के कपड़े पहनकर आप सोएं रात में जब सोना है, ताकि आपको मच्छरों का एक्सपोजर कम से कम हो सके। तो ये प्रिवेंशन के मामले में है कि आपको कोशिश करनी चाहिए। अपने अतराफ़ में देखिए कहीं पानी जमा तो नहीं है, उस पानी को खाली कीजिए, क्योंकि बरसात होकर गई है तो उसके बाद पानी जमा रहता है हमारी छत पर, हमारे आजू बाजू नालियों में। ये इन चीज़ों को साफ़ करने की कोशिश कीजिए, इनको साफ़ रखिए, ताकि मच्छर की ब्रीडिंग रुक सके, मच्छर पैदा होने से रुक सके। दरवाज़ों पर, खिड़कियों पर मॉस्किटो नेट लगाइए और उनसे बच सकते हैं आप। तो इस तरह से हमारी ये कोशिश है कि इन वीडियोज़ के ज़रिए से मैं आपको अवेयर करूं, आपको एम्पावर करूं, आपकी सोच समझ को और आपके नॉलेज को बढ़ाऊं, साइंटिफिक नॉलेज को, जो आपके लिए ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप मुख्तलिफ़ परेशानियों से बच जाएं, जो आजकल छोटी छोटी बीमारियों को लेकर देखा गया है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत अहम है, अपने तमाम दोस्तों से, रिश्तेदारों से शेयर कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। हो सकता है किसी न किसी को ये वीडियो की वजह से कुछ अवेयरनेस आ जाए और किसी न किसी की जान का धोखा टल सके। ये एक पुण्य का काम है, सवाब का काम है। आप ख़ुद भी देखिए और लोगों को बताते रहिए। कीप वॉचिंग। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।